हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम लोग आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राज्य, किसान और नगर, इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने आरंभिक राज्यों और आरंभिक राज्यों में हमने जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद, उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, तो उसके शासकों के बारे में मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली बना, उसके पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी थे, वो सभी कारण हमने वहाँ पर देखे थे और लिखे भी थे। सबसे लास्ट में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी वहाँ के जो कवि हैं जिनकी प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित, जो कि समुद्रगुप्त के विषय में है, तो उससे हमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हमने वहाँ पर पार्ट 1 में देख लिया था। आज आपके पार्ट 2 की हेडिंग है बदलता हुआ देहात। अब देखिए यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन शासकों का, यहाँ के इनके स्थानीय जो निवासी हैं, इनके राज्य में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ इनका कैसा संबंध था, यानी उनके साथ कैसा संबंध था, इस विषय में हम जानने का और प्रयास करेंगे। देखिए एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी राजा अपने क्रूर कृत्यों को, यानी अपने बुरे कृत्यों को कभी किसी शिलालेख पर, कभी किसी अभिलेख पर उत्कीर्ण नहीं करवाएगा। ना ही उसके जो राजकवि होंगे वो ये लिखने का प्रयास करेंगे कि हमारा राजा आम जन के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर था। ऐसा वो कभी प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बाहर के लेखक हैं, यानी जो मतलब किसी राजा के अधीन ना होकर स्वतंत्र लेखक हैं, उस राजा के बारे में अच्छी खासी जानकारी लिखेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जातक और पंचतंत्र जैसी जो कथाएं हैं, इनमें आम जीवन, यानी आम जो लोग हैं उनके बारे में और शासकों के साथ उनके कैसे संबंध है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि वो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का यहाँ पर हम विवेचन करेंगे। देखिए जातक कथाओं का संबंध जो है बुद्ध से है। पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी, तो ये बात आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गईं। यानी ये जो जातक कथाएं हैं पहली सहस्राब्दी का मतलब क्या है, यानी पहली ईस्वी के आसपास ये किसमें लिखी गई हैं, पाली भाषा में ये लिखी गई हैं। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए डायरेक्टली तो नहीं कि इनडायरेक्टली संकेत मिलता है कि वास्तव में ऐसा कोई राजा रहा होगा और उस राजा को देखते हुए कहानी गढ़ी गई होगी। तो ऐसे करके इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि राजाओं का अपनी आम प्रजा के साथ व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर हमने देखिए 24 पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे पार्ट 1 में। अब आपका 25वां पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें आप लिखेंगे जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। देखिए पंचतंत्र में लोक कथाएं हैं। लोक कथाओं का मतलब वही है कि जिससे कोई शिक्षा मिलती हो, इस तरह की कथाएं हैं। और पंचतंत्र की रचना जो विष्णु शर्मा ने की थी, ये आपकी इस किताब में नहीं है, मैं आपसे अलग से बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आपने ये 25वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसी में सब पॉइंट इसमें लिख लेना। गंधतिंदु नामक जातक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। अब देखिए वही सब कहानी का जिक्र किया गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी को मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि जो गंधतिंदु जातक है, इसमें जो कहानी बताई गई है, इनमें जो लोग शामिल हैं उसमें वृद्ध महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं, ग्रामीण बालक हैं और यहां तक कि जानवर भी हैं। बताया गया कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक करके सबने राजा को भला बुरा कहा है। और प्रजा की शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, यानी कहने का मतलब क्या, रात में तो हमें डकैत लूटते हैं और दिन में जो राजा के अधिकारी हैं वो हमें लूटते हैं। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जंगल में बसने का प्रयोजन ये था कि जंगल में जब बस जाएंगे तो राजा इनसे कर नहीं वसूल पाएगा। तो यहाँ पे वैसा ही बताया गया जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे।
क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। और इस जातक कथा से हमें पता चलता है कि लोग इस संकट से बचने के लिए जंगल की ओर भाग जाने का उपाय करते थे। तो ये हमें इस कथा से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ऐसे यहां से हमें जो राजा के और उस समय की प्रजा के संबंध जो थे, उनकी यहाँ पे कुछ कुछ हमें अनुभूति हो जाती है कि उस समय के राजा और वहां की जो स्थानीय प्रजा है उसके साथ कैसे संबंध रहे होंगे। तो यहां तक आपने देख लिया। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। हल के बारे में कि हल अपने यहाँ कब से स्टार्ट हुआ है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से हल की स्टार्टिंग मानी जाती है, लेकिन हड़प्पा के जो हल थे वो लकड़ी के बने हुए थे, जबकि लोहे के फाल वाले जो हल हैं ये काफी बाद में आए हैं। और जब लोहे के फाल वाले हल प्रचलन में आ गए हैं तो उससे खेती करना और आसान हो गया है और जमीन को और ज्यादा जोत पाना संभव हो पाया है। तो बताया गया है कि उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा जो गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि भी होने लगी है। अब देखिए, धान की रोपाई के संकेत जो है वो आज से लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं। गंगा की घाटी में जो धान की खेती हुई है उसके बारे में पुरातत्वविद और इतिहासकार ये कहते हैं कि ये शुरुआत आज से लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही हुई है। लेकिन यहां पर देखिए, आप ये देखेंगे जो लोहे के फाल वाले हल हैं इनका प्रयोग समूचे उपमहाद्वीप में एक जैसा नहीं था। यानी गंगा की घाटी में तो लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग हो रहा था, लेकिन आपके जो पंजाब वाला रीजन है, हरियाणा वाला जो रीजन है, जो भी वर्तमान पंजाब हरियाणा का जो रीजन है, वहां पर लकड़ी की हल ही चलते रहे। तो बोला गया कि पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ है। यानी समझ रहे हैं, लगभग 2000-2500 साल बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मतलब प्रचलन था ही नहीं लोहे के हल का। किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। यानी यहाँ पर भी हल नहीं था। जो पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसान हैं वो कुदाल का, यानी जो फावड़ा होता है उसका इस्तेमाल करते थे। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। तो जो ये कुएं, तालाब या नहरें बनवाई गई हैं इनके लिए शासकीय मदद भी मिली है और जो बड़े धनी व्यक्ति हैं उन्होंने भी मदद की है। तो बताया गया कि व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। तो व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे साधन निर्मित करने वाले लोगों में राजा, प्रभावशाली लोग, ये सब शामिल थे और इन्होंने इन कामों का उल्लेख अपने अभिलेखों में भी करवाया है। तो ये बात यहाँ पर हमें पता चलती है। तो यहाँ पर अब आप लोग नोट डाउन करेंगे कुछ चीजें। हमने 25वां पॉइंट लिख लिया है। अब आपका 26वां पॉइंट आएगा। 26वें पॉइंट में आप लिखेंगे हल का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही हल का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में हो गया था। फेल मत लगाना, आप इसमें लगा देना हो गया था। ठीक है। इसी में सब पॉइंट इसी समय गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। ये 26 का पहला सब पॉइंट है। क्योंकि धान की खेती के जो प्रमाण है गंगा की घाटी में वो आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले मिलते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब लेकिन यहां पर वही बात आई है कि लोहे के फाल का हल का प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप में नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? केवल कहां पर हुआ है? गंगा घाटी और कावेरी की घाटियों में हुआ है। तो ये बात आपको विशेषता ध्यान रखनी होगी। तो यहां पर अब आप लोग क्या सेकंड सब पॉइंट यहां पे लिखेंगे, पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यूपीएससी में कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 600 ईसा पूर्व लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग शुरू हो गया, तो आप बता देंगे ये गलत है। केवल गंगा और कावेरी की घाटियों में हुआ है, समूचे उपमहाद्वीप में नहीं हुआ है। तो ये आपका 26 का सेकंड सब पॉइंट है।
इसी में सेकंड सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, सॉरी इसका थर्ड सब पॉइंट आएगा। यहां पर लिखेंगे आप, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे। खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे। देखिए, जो मैं भाषा बोलता हूं वही भाषा आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपका ये 26 का तीसरा सब पॉइंट है। अब देखिए, आपका 27वां पॉइंट यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे, व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। इसी में आगे, जिनमें प्राय राजा या प्रभावशाली लोग शामिल थे। प्राय राजा या प्रभावशाली लोग शामिल थे। तो यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए, ऊपर कुछ छूट रहा है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहां तक आपने 27 पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब आगे यहां पर गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। देखिए, गुजरात की सुदर्शन झील का निर्माण तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने करवाया था, लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार जो है शक शासक रुद्रदमन ने करवाया है, और उसने इसका उल्लेख जो है अपने अभिलेख में भी किया है। तो बताया गया है कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, और हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। देखिए, अपने भारतीय इतिहास में संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख जो है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है, ये यही है, शक शासक रुद्रदमन वाला अभिलेख है, जो कि सबसे प्राचीन है। बताया गया कि इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान की वजह से इसके तटबंध टूट गए थे, सारा पानी बह गया था। तब तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी, और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। ये बात भी यहां पे बताई गई है। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई। शक शासक रुद्रदमन के बाद एक अभिलेख और भी मिलता है 5वीं सदी का, जिसमें और ये उल्लेख है कि फिर से इसका जीर्णोद्धार गुप्त शासक ने भी करवाया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर नोट लगाकर इसमें डैश लगा के लिखेंगे गुजरात की सुदर्शन झील। गुजरात की सुदर्शन झील। इसी में नोट में ही है। देखिए, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां भी आप नोट लिखें तो नोट को आप या तो बॉक्स में बंद कर दिया कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि नोट जो है हमारी मेन हेडिंग से अलग चल रहा है। ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी वाले करते हैं, ये जो इन्होंने सुदर्शन झील का जिक्र किया है ये अलग से किया है, तो वैसे ही आप अपने नोट्स में किया कीजिए, उसे बॉक्स में बंद कर दिया कीजिए। तो यहां पे लिख लेना, इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। इसी में पहला सब पॉइंट, इस झील का या इस झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने करवाई, जिसका उल्लेख लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस झील की मरम्मत या इस झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया, जिसका उल्लेख
लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इसी में आगे अगला सब पॉइंट आपका आएगा। इसी में आप लिखेंगे पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने फिर से एक झील की एक बार मरम्मत करवाई थी। इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो ये तो होगी सुदर्शन झील। अब देखिए यहां पर कुछ आपको फैक्ट मिल रहे हैं और उन फैक्टों को ध्यान रखना है। पहला फैक्ट आपको यहां पर ये मिल रहा है कि सबसे प्राचीन जो संस्कृत का अभिलेख है अपने भारत में, यही रुद्रदमन वाला अभिलेख है, जो कि ईसा की दूसरी शताब्दी ईस्वी का है। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी का ये अभिलेख है और ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है संस्कृत का अपने भारत में। ये बात आपको याद रखनी है। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, अक्सर करके रुद्रदमन का नाम इसमें पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर एक नोट 2 और आएगा, ये मनुस्मृति के बारे में है। मनुस्मृति जो है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, यानी कानूनी ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इसमें राजा और प्रजा को सलाह भी दी गई है और नियमों का एक संग्रह भी है कि कौन किस वर्ण के व्यक्ति को कौन से नियमों का पालन करना है, ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो नोट 2 में आप लिख लेना, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। यह आपने नोट 2 में नोट डाउन कर लिया होगा। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। देखिए जो जातक कथाएं वगैरह हैं, कहानियां हैं, उनसे हमें यहाँ की ग्रामीण समाज में भिन्नताओं का अनुभव होता है। बताया गया है कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का जो पद है प्राय वंशानुगत होता था, यानी ये तो आपके जो बौद्ध कथाएं हैं उनमें जिक्र मिलता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत का जिक्र तमिल संगम साहित्य में देखने को मिलता है। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बेल्लालर यानी बड़े जमींदार, हलवाहा या किसान या उलवर, और दास अड़िमई, इनका जिक्र वहां पर भी देखने को मिलता है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 28वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। इसी में पहला सा पॉइंट, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट आपका आएगा, ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। ये तो आपके उत्तर भारत की बात हो गई। अब आपका 29वां पॉइंट है दक्षिण भारत के विषय में। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बेल्लालर या बड़े जमींदार, सेमीकोलन, हलवाहा या उलवर और दास अड़िमई। यह आपका 29वां पॉइंट है।
अब देखिए गृहपति के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं। गृहपति जो है घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर यह नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था और कभी कभी शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यानी गृहपति एक तो घर का मुखिया ही है, इसके अलावा कभी कभी शब्द का इस्तेमाल जो है संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर एक नोट लगा देंगे गृहपति के विषय में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि गृहपति का मतलब घर के मुखिया तक है या फिर संभ्रांत व्यक्तियों या व्यापारियों तक है। इसमें लिख लेना, गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। इसी में सब पॉइंट, कभी कभी शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो आपको गृहपति का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक और नोट आएगा, इस नोट को हम पहले लिखवा दे रहे हैं। यह हर्षचरित के विषय में है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है और इसके लेखक बाणभट्ट यानी जो कि इनके राजकवि थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। तो आपका नोट 2 यहां पर आप लगा देना। इसमें आप लिख लेना, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट ब्रैकेट में लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो आपका ये नोट 2 हो जाएगा। अब देखिए हमने किसानों के वर्गों की बात कर ली है, यानी बौद्ध कथाओं में किसानों के कौन कौन से वर्ग हैं, तमिल संगम साहित्य में कौन कौन से वर्ग देखने को मिलते हैं गांव में, वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम यहां पर ये देखेंगे क्या भूमिदान होता था, क्या उस समय भूमिदान वगैरह की परंपरा थी या नहीं थी। तो हमें ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्थरों पर खुदे होते थे। यानी कि जो भूमिदान के जिक्र हैं, भूमिदान का जो वर्णन है, उनमें से अधिकांश जो अभिलेख जो है पत्थरों पर लिखे गए हैं, जबकि अधिकांश जो है आपको ताम्र पत्थरों पर देखने को मिलते हैं। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी ज्यादातर जो भूमिदान दिए गए हैं वो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए हैं या फिर ब्राह्मणों को दिए गए हैं, और अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। यानी इनकी जो अभिलेखों की भाषा है, भूमिदान के अभिलेखों की जो भाषा है अधिकांश है वो संस्कृत में है। 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तीसरा पॉइंट अब आप लोग नोट करेंगे, इसमें आप लिखेंगे ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्थरों पर खुदे होते थे। यह आपका तीसरा पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यह आपका पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। इसका सेकंड सब पॉइंट है, अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के कुछ अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। अब देखिए यहां पर भी कुछ चीजें अपवाद हैं, जैसे क्या उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। जैसे स्त्रियों के बारे में भूमिदान का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पर एक रानी है, उनका जिक्र मिलता है। तो बताया गया कि प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। इस समय तक महिलाएं जो हैं पूरी तरह से पुरुषों के अधीन आ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाओं ने भी ध्यान दिए हैं। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले हम 31वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार
महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। इसी में सब पॉइंट। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती भूमि की स्वामी थी। प्रभावती, इसमें आगे लिख लेना, जिसका विवाह वाकाटक परिवार में हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक परिवार में हुआ, और इसके बाद कॉमा लगा देना, कॉमा लगा के भूमि की स्वामी थी, और उसने दान भी किया था, तो ये अपवाद है। हो सकता है कि भाई एक वो राजसी परिवार से हो और इस वजह से उसे अधिकार मिला हो। वैसे आम महिलाओं को, उस समय की जो जनजीवन की जो आम महिलाएं हैं, उन्हें इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे। देखिए, अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन गांव के लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, और संभवतः अपने भुगतान उसे ही ये देते थे। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है, यानी जो भूमि की माप है उसमें अंतर है। अक्सर अब भी होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो बीघा है उसकी माप कुछ अलग है। कुछ राज्यों में बीघा काफी बड़ा होता है, कुछ राज्यों में बीघा की जो माप होती है काफी छोटी होती है। तो उस समय भी यही हाल था, जो दान में दी गई भूमि है उसकी माप में अंतर है। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। जैसे बताया गया कि इतिहासकारों में भूमिदान के लेकर गर्म वाद विवाद भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। यानी कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भूमिदान क्यों दिए जाते थे। भूमिदान देने का रीजन ये था कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित किया जाए, पैदावार को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ यहां पर जो है ऐसा भी मानते हैं कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके जरिए हम अपने जो संभ्रांत वर्ग है उसको खुश करने का प्रयास कर रहे थे। राजाओं ने जो भूमिदान दिया है अपने संभ्रांत वर्ग को अपने से जोड़े रखने के लिए दिया है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से समर्थन जुटाने का प्रारंभ कर दिया। यानी एक तरह से रिश्वत देकर कि आप हमसे जुड़े रहो, कैसे भी करके जब भी युद्ध में आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमें सहायता देते रहो, इसलिए भूमिदान दिए गए थे। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। यानी कि हम बहुत ज्यादा हितैषी हैं, बहुत ज्यादा आपका भला चाहने वाले हैं, इसलिए राजाओं ने भूमिदान और दिए। तो ये देखिए वाद विवाद का विषय है, इस पर कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हर इतिहासकार की अपनी अपनी इस पर राय है, तो वो राय मैंने आपको यहां पर पढ़कर सुना दी है, लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब देखिए यहां पर फिर से कुछ चीजें और आई हैं। आपने 31वां पॉइंट यहां पर लिख लिया था। अब आपका देखिए 32वां पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर अग्रहार के बारे में बात की गई है। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो आपका 32वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, जो अग्रहार भूमि है, तो अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। इसी में सब पॉइंट, ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। इसमें सेकंड सब पॉइंट, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो आपने अग्रहार जो भूभाग है, अग्रहार भूमि है, उसके बारे में भी आपने जान लिया है, और उस समय ब्राह्मणों की क्या स्थिति है वो भी आपने जान ली है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे, एक तो यहां पर ऐसा वर्ग है जो कि कर देता है, जिससे टैक्स वसूला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो टैक्स से फ्री थे, यानी जो राजा के दायरे में नहीं आते थे और टैक्स से बचे हुए थे। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। यानी इनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था। तो अब आपका 33वां पॉइंट यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। नहीं, इसका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि इनसे किसी प्रकार का टैक्स
नहीं वसूला जाता था। तो हमारा 33वां पॉइंट यहां तक हो गया है। अब देखिए आपकी अगली हेडिंग है नगर एवं व्यापार। ये नए नगर जब बने हैं तो फिर उनमें व्यापार वगैरह कैसा था, वाणिज्यिक स्थिति कैसी थी, वो सब हम जानेंगे। तो आपकी हेडिंग डाल ली होगी आपने, नए नगर और व्यापार। बताया गया कि अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। जो महाजनपद बनाए गए थे उनकी राजधानी अधिकांश बड़े नगर थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे और वहीं उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा जो पोहार है, देखिए पोहार एक प्राचीन समुद्र तट का नगर है, यानी पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक नगर जो हैं ये व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। मथुरा के विषय में कई बार पूछा भी गया है कि मथुरा किस केंद्र के अंतर्गत आता था। ये व्यवसायिक केंद्र भी था, सांस्कृतिक केंद्र भी था और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था, क्योंकि यहाँ पर शासकों का शासन भी रहा। कुषाण शासकों ने यहाँ से इसको राजधानी बनाकर बाद में यहाँ से शासन भी किया है। इसके अलावा भक्ति केंद्र भी तो रह ही रहा है। व्यवसायिक केंद्र यानी यहाँ पर मूर्ति कला का भी मथुरा बहुत बड़ा केंद्र था, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 34वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। इसी में आगे प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। इसमें पहला सा पॉइंट। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे, कौमा उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्गों के किनारे और पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। और पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। ये 34 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। पाटलिपुत्र का इतिहास क्या है। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। जैसे पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक एक गांव से हुआ। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह या राजगीर से हटाकर इसे बना लिया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया है। लेकिन बाद के समय में इसका महत्व जो है लगातार कम होता गया है। चीनी यात्री स्वयं तसांग जो 7वीं सदी में आया है, उसने जब यहाँ पर इसको देखा है तो उसने खंडहर के रूप में इसको देखा है। यानी कहने का मतलब ये था कि आज से 5वीं सदी ईसा पूर्व जब इसका जो महत्व था वो महत्व लगभग 1000 सालों में और ज्यादा कम हो गया और ये नगर जो है बाद के समय में एक खंडहर के रूप में रह गया। तो वो बात यहाँ पे चीनी यात्री स्वयं तसांग ने बताई है। तो यहां पर अब आप लोग नोट लगा दीजिए। इसमें आप लिखेंगे चीनी यात्री स्वयं तसांग 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया। चीनी यात्री स्वयं तसांग 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया। नगरीय जनसंख्या के बारे में यहां पर कुछ प्रमाण और मिलते हैं, जानकारी मिलती है। तो देखिए नगरीय जनसंख्या के बारे में हम यहां पर पहले देखेंगे। अब देखिए कुछ चीजें और बताई गई। जैसे यहां पर बताया गया है कि जो प्राचीन नगर है जैसे पाटलिपुत्र है या फिर अन्य जो प्राचीन नगर हैं, क्योंकि वर्तमान में उन नगरों में जनसंख्या का जो बसावट है बहुत ज्यादा सघन हो गई है। यानी आप देखेंगे पटना में लगभग आपको कोई भी स्थान खाली नहीं मिलेगा, सब स्थान लगभग भरे हुए हैं। तो वर्तमान में पाटलिपुत्र या पटना में उत्खनन कार्य करना संभव नहीं है। यानी बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे जो उस समय की कलाकृतियां हैं, उस समय की जो पुरावस्तुएं हैं वो आज भी पाटलिपुत्र में दफन है। लेकिन चूंकि आज जो है आधुनिक बस्तियां स्थापित हो गई हैं तो उस वजह से उत्खनन करना संभव नहीं है। यानी जो बहुत कुछ इतिहास में दबा हुआ है वो दबा का दबा रह गया। तो यहां पर वही चीजें बताई गई हैं। अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा वाला स्थान जो था वो क्योंकि वो पूरा अर्धशुष्क प्रदेश था और वहां पर कोई ज्यादा बसावट नहीं थी, तो इस वजह से वहां पर खुदाई करना संभव हो पाया। लेकिन जो प्राचीन नगर, जो कि भारत के प्राचीन नगर थे, वर्तमान में आज भी
आधुनिक नगरों के रूप में विकसित हुए हैं तो वहां पर जनसंख्या की बसावट सघन है, तो वहां पर खुदाई करना संभव नहीं है। तो यहाँ बताया गया, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुराविशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है और इनका उपयोग सबसे अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने मिले हैं। उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। तो यहां पर ये सब चीजें आप देखेंगे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 35वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे प्राचीन पुरावशेषों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है और इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। तो देखिए यहां पर जो बर्तन है उस समय के पुरावशेष हैं, उनसे भी लोगों के रहन सहन, लोगों की जीवन शैली के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए यहां पर दानात्मक अभिलेखों की बात हुई है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, जो कि शासकों ने ही नहीं बल्कि वहां के व्यापारियों ने, धनिक व्यापारियों ने भी उस तरह के दान किए हैं और अभिलेख लिखवाए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 36वां पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कई नगरों में हमें छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमें दाता के नाम के साथ प्राय उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इसी में सब पॉइंट, इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। देखिए कभी कभी इनमें व्यापारियों की श्रेणियों का जिक्र भी मिलता है, यानी व्यापारियों की जो श्रेणियां थी, व्यापारियों के जो संघ थे, उन्होंने भी दान किए थे। तो इसी में सेकंड सब पॉइंट, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। तो आपने छोटे दानात्मक अभिलेख हैं वो भी आपने यहां पर देख लिए हैं। अब देखिए दानात्मक अभिलेख होते क्या है। दानात्मक अभिलेख का मतलब क्या है, धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता है उनको दानात्मक अभिलेख कहते हैं। तो यहां पर आप नोट करके इसके नीचे लिख लेना, जैसे किसी को याद ना रहे दानात्मक अभिलेख क्या होता है तो आप लिख पाएंगे। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहां पर और बताई गई हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। यहां बताया गया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था और ये कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। यानी आप देखेंगे कि आज से 2600 साल पहले ही न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर बल्कि भारत के बाहर भी मध्य एशिया तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। यानी ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा तमिल भाषा में भी बाहर के व्यापार का जिक्र है। तमिल भाषा में मसत्थुवन और प्राकृत में सत्यभा जैसे और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों
और कपड़ों जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। यानी कहने का मतलब ये था कि प्राचीन भारत में भी हमारा व्यापार काफी ज्यादा सुदृढ़ और समृद्ध था, और जो हमारा पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था उसमें खास करके काली मिर्च और मसाले शामिल थे। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो हम यहां पर कुछ चुनिंदा पॉइंटों को यहां पर नोट डाउन करेंगे। आपका 37वां पॉइंट आएगा, इसमें आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था विराम मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। ये 37वां पॉइंट है। इसी में देखिए एक सब पॉइंट और लिखना है समुद्री व्यापार के बारे में। इसमें पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। पश्चिमी एशिया, फिर सेमीकोलन, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। इन सभी देशों के साथ प्राचीन भारत में भी हमारे संबंध थे। कहने का मतलब यहां पर यह है। अब देखिए 38वां पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर जो तमिल भाषा में है मसत्थुबन और प्राकृत में सत्तवा जो है और सेट्टी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारी हैं, उनका जो जिक्र किया गया उनके बारे में हमें लिखना है। तमिल भाषा में मसत्थुबन और प्राकृत में सत्तवा या सार्थवा कहीं बोलते हैं इसे, सत्तवा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। उस समय के व्यापार में कौन कौन सी चीजें शामिल थी? देखिए पहली प्रमुख चीजें तो जो शामिल थी विदेशी व्यापार में, उसमें काली मिर्च और मसाले थे, कपड़े थे, जड़ी बूटियां थी। लेकिन जो अपने भारत के भीतर ही जो व्यापार होता था उसमें नमक है, अनाज है, कपड़ा धातु है, जड़ी बूटियां हैं, लकड़ी वगैरह, ये सब शामिल थे। तो 38 का सब पॉइंट यहां लिख लेना। इसमें रोमन साम्राज्य में काली मिर्च तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो ये आपने यहां पर लिख लिया है। अब देखिए कुछ चीजों का जिक्र और किया गया है। एक यूनानी समुद्र यात्री हैं, इनके द्वारा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी लिखी गई है। हालांकि इसका लेखक का नाम अज्ञात है। तो इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि भारत से किस किस चीज का व्यापार होता था। तो बताया गया कि भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में यानी कि वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। पूरा जिक्र किया गया कि इसमें क्या क्या चीजें भेजी जाती हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करना, यहां पर 38 का पहला सब पॉइंट लिख लिया है, 38 का सेकंड सब पॉइंट और लिख लेना। यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भारत के विदेशी व्यापार का जिक्र मिलता है। भारत के विदेशी व्यापार का वर्णन किया गया है। ऐसे करके लिख लेना आप। अब कुछ चीजें और बताई गई हैं। तमिलनाडु के कोडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए गए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और इसका भी वर्णन आपको पेरिप्लस में बताया गया है। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाह और स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एक नोट लगा देना। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं।
अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे, हमने व्यापार की बात कर ली, व्यापार कैसे कैसे होता था, किन किन माध्यमों से होता था, वो सब देख लिया है। अब सिक्के और राजा देखेंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे। तो बताया गया है कि चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। आहत का मतलब होता है किसी से पंच करके बनाए गए हों। जैसे आजकल प्रेस मशीन होती है, तो प्रेस मशीन से जब किसी पर दबाव, धातु पर दबाव डाला जाता है तो उस पर कुछ निशान बन जाते हैं। तो उस तरह के जो सिक्के बनते हैं उसको आहत सिक्के कहते हैं। तो यहां पर अब आपका 39वां पॉइंट यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे चांदी और तांबे के आहत सिक्के ब्रैकेट में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। देखिए आहत सिक्कों के बारे में बताया गया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो यह पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। अब देखिए ये तो आहत सिक्कों की बात हो गई। आहत के बाद यहां पर शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के जो हैं, ये सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और ये कब जारी किए गए? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप पहला सा पॉइंट लिखेंगे शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। यह आपका 39 का पहला सब पॉइंट है। तो देखिए सिक्कों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। आहत सिक्के सबसे पहले प्राचीन सिक्के कब जारी किए गए? आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद शासकों के नाम और प्रतिमा वाले सिक्के कब किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने। सोने के बड़े पैमाने पर सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। ठीक है, तो ये सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए इसी में सेकंड सब पॉइंट सोने के सिक्कों के बारे में है। इसमें आप लिखेंगे सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो देखिए सोने के सिक्कों से हमें यह संकेत मिलता है कि उस समय व्यापक व्यापार होता होगा, यानी बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता होगा। तो इस वजह से सोने के सिक्के चलाए गए थे। आगे बताया गया है कि दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य का दक्षिण भारत के साथ व्यापार था। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और इसी में लिख लेना, थर्ड सब पॉइंट करके। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य से संबंधित था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य से संबंधित था। यह आपका 39 का तीसरा सब पॉइंट है। अब देखिए कुछ स्थानीय शासकों या कबीलाई शासकों ने भी सिक्के जारी किए हैं। तो बताया गया कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय, क्योंकि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्य थे, इन्होंने भी सिक्के जारी किए। इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपने 39 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया, 39 का फोर्थ सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मेरा मानना थर्ड सब पॉइंट लिखा है आपने, अब आपका फोर्थ सब पॉइंट आएगा 39 में। इसमें आप लिखेंगे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के
हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योधे ब्रैकेट में प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी तांबे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ तांबे लगा देना, तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा गुप्त शासन काल में भी सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ है। गुप्त शासन के आरंभिक वर्षों में सोने के सिक्के जो थे बहुत उत्कृष्ट कोटि के थे, लेकिन बाद के समय में सोने के सिक्के लगभग यहां पर गायब होते चले गए हैं। तो यहां पर इसमें 5वां सब पॉइंट आप लिखेंगे 39 में, गुप्त शासकों ने या गुप्त शासकों के आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। गुप्त शासकों के आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इसी में आगे इसमें विराम लगा के 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन होता गया वैसे वैसे सिक्कों की संख्या में कमी आती गई है। लेकिन इस बात पर भी जो पुरातत्वविद हैं उनमें मतभेद है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया। तो इतिहासकार जो हैं उसको लेकर उनमें मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संबद्धता पर भी असर पड़ा। उन क्षेत्रों की संपन्नता है उस पर भी असर पड़ा। कुछ पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। और उनका यह भी तर्क है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। खैर, हमने जो लिखना था वो हमने लिख लिया है। गुप्त शासक हैं तो गुप्त शासन के आरंभिक वर्षों में तो सोने के उत्कृष्ट कोटि के सिक्के चलते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गुप्त शासन आगे बढ़ा है तो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक इनके सोने के सिक्के मिलने कम हो गए हैं। अब देखिए, मुद्रा शास्त्र का अध्ययन यहां पे कुछ बताया गया है, यहां पर वो भी लिख लेते हैं। मुद्रा शास्त्र, इसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन होता है। सिक्कों के अध्ययन में मतलब सिक्कों पर जो चित्र लिपि है उन सब का यहां पे विश्लेषण किया जाता है। तो यहां पर आप केवल नोट लगा के केवल इतना लिख लेना, नोट लगा के मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। अब देखिए, आपके सामने यहां पे सिक्के दिखाए गए हैं। एक योधेय सिक्का है आपके सामने। देखिए, आगे यहां पर मूल बातें बताई गई हैं। मूल बातों का मतलब यह है कि यहां पर आगे विचार विमर्श और चर्चा की गई है कि जो अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं उनके अर्थ कैसे निकाले गए, पुरातत्वविदों ने या फिर जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया, वो सब बातें यहां पर बताई गई हैं। तो देखिए, आपको ये लिखना नहीं है, नोट डाउन नहीं करनी है हेडिंग, केवल समझना है यहां पर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मी लिपि के विषय में बताया गया है कि ब्राह्मी लिपि जो है भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। अशोक के अभिलेखों में लिखे जाने के उपरांत कई हजार वर्षों तक इस लिपि का अनुवाद नहीं हो पाया, लेकिन कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम करने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। यानी ये ब्राह्मी लिपि में जो इनके अभिलेख लिखे गए थे, तो अभिलेख उत्कीर्ण होने के लगभग 2200 साल बाद जेम्स प्रिंसेप ने इनका अनुवाद किया। तो आप समझ सकते हैं इतने समय तक इनमें क्या लिखा था, क्या ये कहना चाह रहे थे, वो सब लोगों के सामने एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी आती है, क्या जो जेम्स प्रिंसेप ने जो अर्थ निकाला, क्या वास्तविकता में वो अर्थ सही है या नहीं सही है, ये भी एक अपने आप में समस्या है। तो देखिए, यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे काम की जो बात है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग 40वां पॉइंट यहाँ पे लगा देना। इसमें लिख लेना, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है, जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यह आपका 40वां पॉइंट है। और देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने इसका जो अर्थ निकाला है वो आपने शुरुआत में ही पॉइंट लिख लिया है, वो यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर बताया गया खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ी गई है। तो बताया गया पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं का शासन कब से कब तक रहा है, इसमें द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रहा है। तो इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में ये आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो विद्वान हैं, तो उनसे मदद लेकर इस लिपि को, खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रतीक भी बताए गए हैं, पहले के समय के जो प्रतीक हैं वो अब के। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो का है,
यानी उस समय के जो अभिलेख थे, उस समय की जो लिपि थी और आज की लिपि में कितना अंतर आ गया वो बताने का प्रयास किया गया। ये का चिन्ह इस तरह से होता था उस समय, चा का चिन्ह उस समय इस तरह से होता था, डा आपका इस तरह से होता था, दा आज का दा देवनागरी लिपि का इस तरह का हो गया है। उस समय का माँ ये होता था, अब माँ आपका ये है। तो ये समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके समानार्थी देवनागरी लिपि, इन अक्षरों में कितना अंतर आ गया है, लगभग 2300 साल के भीतर भीतर अक्षरों में कितना अंतर आ गया है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ी गई है, क्योंकि उस समय वहां पर जो हिंदू यूनानी राजाओं ने शासन किया था, उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, तो वर्तमान में जो यूनानी विद्वान है, चूंकि वो जब हिंदू यूनानी शासक हैं तो हिंदू यूनानी शासक अपनी भाषा भी वहां पर लेकर आए होंगे, तो वर्तमान में जो यूनानी विद्वान है उन्होंने अपनी भाषा को जब पढ़ा तो उससे खरोष्टी लिपि को पढ़ने में मदद मिली। यहां बताया गया यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया है। तो ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। अब देखिए यहां पे बताया गया अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। जो बात मैं बोलना चाह रहा था वही बात है, क्या जो अभिलेख अनुवाद किए गए हैं, क्या उन अनुवादों का अर्थ सही से लगाया गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि हम अनुवाद उस समय का जो अर्थ हो उससे भिन्न अनुवाद लगाया हो, तो ऐसी में समस्या आ जाएगी। तो वही सब चीजें हैं। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों पर हम ध्यान देंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवानप्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। और इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उसके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है, यानी जो लिखने की पैटर्न है, भाषा शैली वो एक जैसी है। तो इससे अनुमान लगाया कि ये जो अभिलेख हैं वो अशोक के ही अभिलेख हैं, अशोक के समय के ही हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी, ऐसा इसने कहा है। लेकिन यहाँ पर वही इतिहासकार विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि उससे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की हो सकता है कि उसके पहले के जो अभिलेख वगैरह हुए हों वो नष्ट हो गए हों या फिर प्राप्त नहीं हुए हों। तो यही सब चीजें बताई हैं। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें जो लिखा है वो सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये बात यहां पर बताई गई है। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? क्या उस समय के लोग साक्षर थे या नहीं थे? ये सब बातों का अध्ययन भी इतिहासकार करते हैं। क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? यह भी प्रश्न उठता है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि अशोक के कुछ अभिलेखों में आप यहां पर देखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें भारी संख्या में रक्तपात हुआ और रक्तपात के बाद उसका मन विचलित हो उठा। बताया गया कि जब देवानप्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसको देखिए, नोट में लिख लीजिए आप। देवानप्रिय का मतलब है अशोक, तो इसे आप नोट में लिख लेंगे कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा है, इसने ये 8वें वर्ष में लड़ा है। तो आप लिख लेना, जब देवानप्रिय प्रियदर्शी ब्रैकेट में अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग ब्रैकेट में आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो देखिए यहां पर जो संख्या बताई गई है उस संख्या के बारे में भी इतिहासकार में मतभेद है। कुछ लोग इस संख्या को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, कुछ लोगों का मानना यह है कि उस समय इतनी संख्या नहीं रही होगी। जैसे बताया गया 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और या फिर इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। ये सब बातें यहां बताई गई हैं। अब देखिए आगे यहां पर अभिलेख साक्ष्य की सीमा बताई गई है कि जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त करने की क्या क्या सीमाएं हैं। बताया गया कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है, जैसे अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है तो उन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। और कई बार अभिलेख क्या होते हैं, समय के साथ नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ जो होते हैं किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, जो कि परवर्ती काल में उनका अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर वही सब चीजों पर विचार विमर्श किया गया है। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज
राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। यानी कहने का मतलब ये, जो चीजें हम आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, हो सकता है आज से 2000 साल पहले के जो समय राजा रहे हो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट ना रही हो और उन्होंने उनको अभिलिखित ना करवाया हो, ये भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख, ये अभिलेखों में हमें कहीं नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। यानी अभिलेखों के साथ समस्या ये भी है कि हो सकता है उस समय जो चीजें इंपॉर्टेंट रही हो वो चीजें आज इंपॉर्टेंट ना हो, और जिन चीजों को हम आज इंपॉर्टेंट मानते हो उस समय के राजा इंपॉर्टेंट ना मानते हो। तो हमें उस समय के जीवन के बारे में, उस समय की जो लोगों की मनोदशा है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब देखिए बताया गया कि अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। यानी उस समय की राजनीति और आर्थिक का पूरा इतिहास हमें जो है मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। ये सब चीजें बताई गई। यानी अभिलेखों की भी अपनी सीमाएं हैं, अभिलेखों के जो अर्थ हैं वो अर्थ भी सही सही पता चल जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक छठी ताम्रपत्र है, लेख है, कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख है, 6वीं शताब्दी ईस्वी का है, आपके सामने यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपका छूट रहा है, वो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं और आप उसको नोट के फॉर्म में आप लिख लेना। एक शब्द है जो कि आपका पूछा जा सकता है कि पतिवेदक शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है संदेश वाहक। तो नोट करके आप लिख लेना, अभिलेख शास्त्रियों ने पतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है। यानी कि जो राजा का मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, उस तरह का व्यक्ति पतिवेदक कहलाता था। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। देखिए इनमें से आपने धान की रोपाई के समय भी मैंने बता दिया था, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच धान की रोपाई की गई है। गंगा घाटी के नगरीकरण, ये सब आपने लिख लिया। आहत सिक्के, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। सिकंदर का आक्रमण जो है ये लगभग 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, सिकंदर का आक्रमण। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के बारे में भी आपने नोट डाउन कर लिया है। अशोक का शासन लगभग 272 या फिर 268 से लेकर 231 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य साम्राज्य का अंत जो है लगभग 150 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया है। लेकिन आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, हर लाइन में लगभग आ रहा है। लगभग का मतलब यह है कि पहले के समय की एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अब जो आप इतिहास की पुस्तकें देखते हैं उनमें लिखकर आता है कि ये 185 186 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, वो एग्जैक्ट नहीं है, एक अनुमान है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं कि किसी प्रकार की दुविधा से बचने के लिए उन्होंने लगभग लगा दिया, कन्फर्म है ही नहीं तो उन्होंने लगभग लगा दिया। लगभग का मतलब क्या है, इसके आसपास का कोई तिथि है। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ है, कुषाण शासक का। लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ है। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने शासन किया है। सब में लगभग लगा हुआ है और अंत में सफाई भी दी है। नोट, आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है, साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है। देखिए एनसीईआरटी खुद बोल रहा है ये तिथियां जो हैं इनके आगे लगभग लगाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी निश्चित नहीं है। क्योंकि 2000 ईसा पूर्व से पहले के जो अभिलेख हैं उनमें जैसे आज के समय में हम डेट और तारीख अपनी डालते हैं कि आज फलाना दिन है, फलाना महीना है और फलानी साल चल रही है। उस समय इस तरह का ट्रेंड नहीं था और इस तरह की गणना भी उस समय नहीं होती थी। तो इस वजह से हमें पहले की यानी ईसा पूर्व से पहले की जो तिथियां हैं उनके बारे में अनुमान करना पड़ता है। और ये अनुमान जो है कोई मैं या कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर पुरातत्वविदों का, अभिलेख शास्त्रियों का पूरा एक पैनल बैठता है और वो इस पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उनको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे चीनी यात्री स्वयं तसांग की यात्रा जो हुई है ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हुई है। तो आप यहां पर ना लिखकर जो आपने चीनी यात्री स्वयं तसांग की यात्रा लिखी है उसी में आप लिख लेना, ठीक है। उसमें नीचे सब पॉइंट लिख लेना कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय में इसने भारत की यात्रा की, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुछ फैक्ट हैं, उन्हें चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे सिकंदर का आक्रमण है और मौर्य साम्राज्य का अंत है, अशोक का शासन है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कनिष्क का राज्यारोहण है और समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। इधर आपका कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो ये कुछ इसमें से फैक्ट हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति,
यानी अभिलेखों के पढ़ने के क्रम में कौन कौन सी सोसाइटी बनाई गई हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया है? 1784 में किया गया है। इसको आपको नोट डाउन करना ही करना है। 1838 वाला आप लिख चुके हैं, जेम्स प्रिंसिप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाना, ये आप लिख चुके हैं और इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, केवल आपका यही है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। और देखिए, जो लोग राम शरण शर्मा पढ़ चुके हैं वो लोग यहां पर अगर पढ़ेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि यहां पे कुछ है ही नहीं। और ये बात मैं बार बार स्टार्टिंग में क्यों नहीं करना चाह रहा था, वो ना करने का पीछे रीजन भी यही था। नई वाली एनसीईआरटी का समस्या ये है कि इसमें जो तथ्य है ना वो है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर तथ्य हैं, और तथ्य हैं भी वो बिखरे हुए हैं। उनको जोड़कर पढ़ाना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो यही कारण है कि नई एनसीईआरटी इतनी ज्यादा सहायक नहीं है यूपीएससी एग्जाम के लिए जितनी ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताबें हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और इसकी जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, और मेरी गुजारिश ये है कि आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बिखरे हुए तथ्य हैं उन्हें आप प्रॉपर वे में लिख पाएंगे और उनको आसानी से समझ भी पाएंगे। अगर आप इस किताब से पढ़ना चाहेंगे, किताब में हाईलाइट कर लें और हम याद कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल करिए। आप खुद से क्या करिए, कोई एक चैप्टर जैसे मैंने हाईलाइट किया उस तरह से हाईलाइट कर दीजिए मेन बिंदुओं को, और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप अगर नोट्स बना के याद करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।